नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 विज्ञान। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है पौधे को जानिए, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि शाक पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? तो कह रहा है कि पहला कथन में अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है, यानी जो शाक पौधा होता है उसमें शाखा नहीं होता है। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया है कि इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं। तो ये सही है कि शाक पौधे का जो तना होता है वो हरा एवं कोमल होता है। ये सामान्यतः विशाल होते हैं, तो विशाल नहीं बल्कि छोटे होते हैं, तो ये गलत है। चौथा कथन में दिया है ये सामान्यतः छोटे होते हैं, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एवं 4 सही है। डिस्कशन में दिया गया है शाक के पौधे के बारे में। तो देख सकते हैं शाक पौधे जो है कि ए नंबर जो है ये शाक पौधे हैं। तो कह रहा है कि हमें अधिकांश पौधे को तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, तो हम शाक पौधे का भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, यानी हरा एवं कोमल जो तना वाला पौधा होता है उसको हम शाक बोलेंगे। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इसमें कई शाखाएं नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि खरपतवार पौधे होते हैं। तो खरपतवार पौधे कैसे कहाँ होते हैं? तो किसको हम बोलेंगे खरपतवार पौधे? तो जो अनचाहे उगे पौधे होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? खरपतवार पौधे बोलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि सुझाव पौधे को कम से कम क्षति पहुँचे, इसीलिए आप 4-5 विद्यार्थी के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में एवं बगीचों में एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इस खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? यानी हम चाहे खेत में कोई खेती कर रहे हैं या बगीचे हैं या गमला है, उसमें क्या होता है कि अनचाहे पौधे जो है कि स्वतः अपने आप उग जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? खरपतवार पौधे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी जो झाड़ी पौधा है तो उसके लिए हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो पहला कथन में है कि इसका तना कठोर होता है, यानी जो झाड़ी पौधे होते हैं उसका तना क्या होता है? कठोर होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में है कि तना काफ़ी मोटा होता है, तो ये होता है वृक्ष में, तो ये गलत है। इसकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि विसर्पी लता के बारे में असत कथन की पहचान करें। ठीक है, तो कह रहा है इसका तना जो है कि सुदृढ़ होता है, तो ये गलत है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सही है। ये भूमि पर फैले होते हैं, तो ये सही है। तना कमजोर होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कह रहा था विसर्पी लता के बारे में असत कथन को चुनने के लिए, तो असत कथन जो है कि कौन है? तो पहला जो है कथन असत है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया हुआ है, देख सकते हैं विसर्पी लता जो है यही है। तो कह रहा है विसर्पी लता की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका तना कमजोर और लचीला होता है, जिससे पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसमें कह रहा है कि पौधे कौन कौन से होते हैं। तो पौधे कौन कौन से होंगे? शाक, झाड़ी, वृक्ष, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? पौधे बोलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है हम अधिकांश पौधे को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें कह रहा है कि ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? तो आरोही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरोही। कह रहा है कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को हम क्या बोलेंगे? आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का संवहन किसके द्वारा होगा? तना के द्वारा होगा। किसके द्वारा? तना के द्वारा। कह रहा है तो जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें कह रहा है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया गया है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी ए और बी दोनों कथन सही है। कह रहा है कि डिस्कशन में एक क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर के एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है। तो कौन सा भाग करता है? तो तना करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कह रहा हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें कह रहा है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है कहलाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? तो पर्णवृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। ठीक है। कह रहा पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसको पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें कह रहा है कि पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको फलक कहा जाता है। कह रहा पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें कह रहा है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अर्थात समांतर हो सकता है। तो ये गलत है। दूसरा कथन में दिया है कि पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया गया है कि पत्ती की रेखित संरचना को सिरा कहते हैं, यानी पत्ती में जो रेखित संरचना होता है उसको हम सिरा बोलेंगे। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं, यानी पत्ती के जो बीच वाला भाग होता है मोटा वाला, तो उसको हम मध्य सिरा बोलेंगे। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, यानी पत्ती पर जो सिरा द्वारा जो विन्यास डिजाइन बनल रहता है उसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। यदि वह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो वह सिरा विन्यास कहलाती है या जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तनी से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत बोलते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही
प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा मंड यानी स्टार्च का संश्लेषण करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा असत कथन को पहचान कीजिए। तो पहला कथन में दिया है कि जड़ें जो है कि मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अन्वेषण करती है, तो सही है। जड़ें पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, तो ये भी सही है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों और पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है, तो ये भी सही है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जड़ जो है कि मिट्टी से जल का अवशोषण करती है और तना जो है कि जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जड़ें जो है पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। यानी रेशेदार जड़ जो है एक बीजपत्री में पौधे में पाया जाता है, जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है। यानी एक बीजपत्री पौधे का में जो है समांतर सिरा विन्यास होता है, न कि जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ठीक है। और डिस्कशन में दिया है कि जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें क्या होती है, मूसलाधार होती है, मूसलाधार होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कहा है निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है, तो कौन सा जड़ नहीं है, तो गाजर, चुकंदर, टेपियोका ये सब जड़ का उदाहरण है, बल्कि आलू जो है ये तना का रूपांतरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपुएका आदि को हम खाते हैं। यानी जड़ का उदाहरण है गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। आलू एक जड़ नहीं बल्कि यह एक संश्लेषित क्या है, संशोधित तना है जिसे कंद कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कहता है पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन जो है कि आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, तो क्लोरोफिल, जल, सूर्य प्रकाश ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है एवं ऑक्सीजन जो है कि जो है आवश्यक नहीं है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर के एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंतः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहे हैं जड़ मिट्टी से अवशोषित करती है, तो क्या अवशोषित करती है, तो कह रहा है गैस अवशोषित करती है, तो नहीं, ये गलत है। जड़ें मिट्टी से जो है कि पानी अवशोषित करती है, हाँ, तो पानी अवशोषित करती है। खनिज भी अवशोषित करती है, लेकिन भोजन अवशोषित नहीं करती बल्कि भोजन बनाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो परागकोश नहीं है। तो स्त्री केसर का भाग कौन कौन है, तो वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है और अंडाशय, ये सब स्त्री केसर का भाग है, लेकिन परागकोश जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि पुंकेसर का भाग नहीं है। तो पुंकेसर का भाग कौन नहीं है? तो वत्तिग्रा नहीं है, ठीक है। पराकोष, तंतु, पराकन ये सब पुंकेसर का भाग है, और वत्तिग्रा जो है ये स्त्री केसर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड जो है कि अंडाशय में पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से असत कथन को चुने, ठीक है। तो कह रहा है पहला कथन में कि पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। तो सही है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है। तो ये गलत है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है। तो ये भी सही है। कुछ पुष्पों में पुंकेसर, स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित हो सकता है। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है? तो बी कथन असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया गया है कि अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। यानी अंडाशय जो है स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। फूलों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे में अलग अलग होती है। यानी फूल की जो संरचना है अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ फूलों में पुंकेसर यानी नर प्रजनन अंग और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग की संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन कई फूलों में ऐसा नहीं होता। यानी सब फूलों में जो है कैसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ फूलों में पुंकेसर, स्त्री केसर या दोनों अनुपस्थित हो सकता है। यानी पुंकेसर भी नहीं होगा, न स्त्री केसर होगा, जिससे वे क्या बोलेंगे, एकलिंगी हो जाता है। यानी जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर नहीं होता है तो वो जो है कि फूल क्या होता है, एकलिंगी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।